Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 3rd of September 2024 and we are here with the newspaper analysis. द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कि हम रोज़ इसी चैनल पे करते हैं और डेली कर रहे हैं। द हिंदू एनालिसिस इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स के सारे आर्टिकल्स और सारे क्वेश्चंस यहीं से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस में जितना भी करंट अफेयर्स आता है उसका कहीं ना कहीं लिंक द हिंदू न्यूज़पेपर से निकल के आता ही है। और अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो डायरेक्टली 65% ऑफ द क्वेश्चंस दे कैन बी आंसर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच इज गिवन ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर। ये चीज़ मैं अपने कंटिन्यूअसली लेक्चर्स में बताता आया हूँ। नॉट ओनली दीज लेक्चर्स बट जो लेक्चर्स हम लेते हैं ईटी क्लासेस में, जिसमें हम एमसीक्यूज का एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं, उन लेक्चर्स में मैं ये दिखाता हूँ कि कौन से न्यूज़ आर्टिकल से कौन सा क्वेश्चन बना था और उस न्यूज़ आर्टिकल में क्या एक्चुअल में पूछा गया था और न्यूज़ आर्टिकल में क्या डिस्कशन हुआ था और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होती है। अलॉन्ग विद दिस द हिंदू न्यूज़पेपर में बस हम द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हम न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड भी करते हैं। और बैकग्राउंड में ही हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आज तक या जो न्यूज़पेपर ने नहीं कवर की है तो उसको हम अलग से कवर कर लेते हैं। जैसे आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, दिस इज हेडलाइन। तो दो न्यूज़ आर्टिकल्स है यहाँ पे। वन इज अबाउट द बिल्डोजर जस्टिस विच इज समथिंग विच वी शुड नॉट dwell into deeper from the prelims perspective, but yes this can be asked from the mains perspective। ठीक है, और मेंस में हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट है that recently Justice B.R. Gawai has said that nobody has this right to demolish anybody's home without the proper procedure established by the law. So procedure established by law is highly important when it comes to justice, because we as the country India believe in constitutionalism, and this constitutionalism is based on rule of law. Fine, moving to the next editorial. This is just an argument and a statement by a chief, by a judge of Supreme Court, which you can quote in your answers. That is what you need to understand and what you need to keep in your mind and notes also, so that you revise it later. Now the next editorial or next article is about floods. बहुत दिनों से अभी सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत ही दिल दहलाने वाली आर्टिकल्स और वीडियोस देखी होंगी। जो आंध्र प्रदेश में फ्लड आया हुआ है, तेलंगाना में फ्लड आया हुआ है, दोनों स्टेट्स तेलुगु स्टेट्स है, दोनों स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गुंटूर, प्रकाशम, नालगोंडा, खम्मम, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड की हालत बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है दैट दे विल एस्टैब्लिश अ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे ये भी समझना है दैट स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है, ठीक है, एक फोर्स एस्टैब्लिश कर रही है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स है और हमारे पास और क्या क्या ऐसा है, क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म है हमारे पास जिसमें हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे फ्लड्स को टैकल किया जाए। सबसे पहले फ्लड के रीजंस, जो अभी यहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं, दीज आर फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, और फ्लड के बेसिक रीजंस दे आर यूजुअली हैवी रेनफॉल नेचुरली होती है, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग जो कि अभी बहुत ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, and one more important thing is the melting of glaciers, melting of glaciers, and melting of glaciers से जो important चीज आती है that is glacial lake outburst
फ्लो ऑफ फ्लड। ये जो चीज है ये हमें उत्तराखंड सिक्किम वगैरह में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देर आर साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, रिवर ओवरफ्लो, जैसे यमुना ओवरफ्लो कर जाती है तो दिल्ली में फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैन मेड कॉजेज बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इस चीज की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, फ्लड्स का ये एक मेन रीजन हो सकता है। अब मैन मेड रीजंस में ही अगर आप देखो तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। अगर आप अर्बनाइजेशन देखो या रैपिड अर्बनाइजेशन, तो हैदराबाद 2020 एंड चेन्नई 2015, दोनों जगह फ्लड्स आए थे बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड कॉन्क्रेटाइजेशन। हर जगह हमने एसफाल्ट कंक्रीट बिछा रखा है, रोडवेज को, रोड्स को पूरा कॉन्क्रेटाइज कर दिया, मैग्नेमाइज कर दिया। उसके साथ साथ हमने हर जगह पे सीमेंट, पार्क्स में सीमेंट, पाथवेज पे सीमेंट, जिसकी वजह से पानी जो है वो सीप इन नहीं करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, और वो पूरा पानी फ्लो होके ड्रेन्स में बह जाता है, और उस ड्रेनेज की वजह से, ड्रेनेज की ब्लॉकेज की वजह से फ्लड्स आते हैं। और इसमें दिल्ली में इस साल 2024 में जो आपने देखा राउज आईएएस का इंसिडेंट, वो हो गया हमारा। ठीक है, एंक्रोचमेंट बॉडीज का, ठीक है, एंक्रोचमेंट इन बॉडीज का, वाटर बॉडीज का एंक्रोचमेंट अगर आप देखो तो भोपाल एंड चेन्नई, यहाँ पे फ्लडिंग के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं बिकॉज यहाँ पे लेक्स काफ़ी सारे हैं, और वो लेक्स को एंक्रोच करने से और रिवर बेड्स को एंक्रोच करने से यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं भोपाल और चेन्नई में। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड डैम्स और बराजेस, तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर पे हमारा लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम। इस डैम में फ्लड्स आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। इस डैम के ओवरफ्लो की वजह से 2018 में डिजास्टर्स फ्लड्स आए थे, इस बार भी कंटिन्यूअसली न्यूज में था ये डैम। ठीक है, अनसस्टेनेबल माइनिंग, सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन, और जो हम ड्रेजिंग नहीं करते हैं रिवर बेड्स की, और रिवर के जो इसका फ्लोर होता है, रिवर का फ्लोर, उसकी ड्रेजिंग नहीं होती है टाइमली, तो उसके मेन, वो कुछ मेन रीजंस है फ्लडिंग के। ठीक है, ये तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया क्योंकि नेचुरल रीजंस आप सबको पता होंगे। नेचुरल रीजंस के साथ साथ हमें मैन मेड रीजंस भी पता होने चाहिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म which we can have to mitigate the consequences of floods, तो सबसे ऊपर हमारे पास जो बॉडी है दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, which says that the regions which are highly susceptible to floods are गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। Southern states में like आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, they have faced this flash floods. अगर आप पुराना एस्टिमेट देखो तो अराउंड 12.19% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है दैट इज वल्नरेबल टू फ्लड्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एरिया और भी ज्यादा बढ़ गया है और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैव ट्रिपल्ड इन द रिसेंट पास्ट। और डाउनपोर भी इंक्रीज हुआ है, कहीं कहीं पे इतनी ज्यादा रेन हो जाती है
जिसकी वजह से हमने इस साल भी देखा बहुत सारे फ्लड्स आए थे, क्योंकि ज्यादा डाउनपोर होने की वजह से भी फ्लड्स इंक्रीज होते हैं। अब फ्लड मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे ऊपर एक तो हमारी एनडीएमए है ना। दूसरा जो हमने कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं, दीज आर समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे ऊपर एनडीएमए है। एनडीएमए ने फ्लड प्लेनिंग जोन्स और फ्लड प्लेन जोनिंग की हुई है, विच इज नाउ बीइंग रेकमेंडेड कि यहाँ पे सब जोन्स और सब डिवीजन इनटू जोन्स होना चाहिए, ताकि हम पिन पॉइंट करके वहां पे मिटिगेशन के मेजर्स ले सके। जैसे कहीं पे डैम बनाना है तो डैम बना दें, कहीं पे ड्रेचिंग करनी है तो कहीं पे ड्रेचिंग कर दें। ठीक है। फ्लड इंश्योरेंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ वी हैव स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड नेशनल लेवल पे हमारे पास एनडीएमए है। स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। एंड यहाँ पे हमने ये भी देखा दैट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेजिलियंस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है फ्लड्स को टैकल करने के लिए। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज अबाउट डिजास्टर। हाउएवर देयर आर सम सॉल्यूशंस विच आर बीइंग प्रपोज्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में अगर आप देखो, वी हैव एज पर आर कैग रिपोर्ट that only 7% of dams have emergency action plans, which highlights a significant gap in our disaster management readiness. अगर आप देखो तो सेवरल फ्लड्स जो इंडिया में अभी तक आए हैं, लाइक उत्तराखंड फ्लड जो 2013 में आया था, चेन्नई का दिसंबर 2015 वाला फ्लड, एंड केरला में 2018 वाला फ्लड, they were basically because of the improper management of dam. तो उत्तराखंड वाला फ्लड्स, चेन्नई वाले फ्लड्स एंड केरला वाले फ्लड्स 2013, 2015 एंड 2018, these floods were there. इसमें हमें और जो चीजें देखनी है दैट इज नाउ कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है दैट देयर वाज दिस एक्सपर्ट कमेटी ऑन एम्बैंकमेंट, जिसका नाम था GR गर्ग कमेटी, which was established in 1951, which noted that there should be embankments. ठीक है, because they could cause more harm than good in rivers that carry significant silt. ठीक है, अगर किसी भी रिवर में एम्बैंक, मतलब इसका जो बैंक है, रिवर का बैंक बॉर्डर, वो नहीं कंट्रोल हुआ और रिवर में ज्यादा सिल्ट आया, तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट बनाओगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा बजाय इसके कि वो फायदा दे। क्यों? क्योंकि रिवर में सिल्ट बहुत ज्यादा है, उसकी ड्रेजिंग नहीं हो रही है, तो आपको ड्रेजिंग पे ध्यान देना है बजाय इसके कि आप एम्बैंकमेंट पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप रिवर को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि आपको ये समझना है कि उसमें प्रॉब्लम कुछ और है, वो है सिल्ट की प्रॉब्लम। ठीक, इसी के साथ साथ हमारे पास नेशनल फ्लड कमीशन आया था इससे पहले असम के फ्लड्स के ऊपर, जिसने ये बोला था दैट जो सिल्ट और सैंड है रिवर बेड्स में, उसको क्लियर करते रहना ज्यादा जरूरी है। कुछ और मेजर्स जो हमने अभी तक प्रपोज किए हैं बहुत सारी कमिटीज ने, जैसे सबसे पहला मेजर है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जिसमें प्रोमिनेंट वन इज आर केन बेतवा प्रोजेक्ट और केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, which is a flagship project of national government and is crucial for water security and socio-economic development of Bundelkhand region.
ठीक है। रिजर्वायर्स में हमारे पास भाखरा नंगल डैम है जो सतलुज रिवर पे है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये जो रिजर्वायर है हमने बनाया है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है अपनी फंक्शनिंग में। तीसरा, मैनेजिंग द कोस्टल फ्लड्स। कोस्टल फ्लड्स के लिए हमें सीवियर और अलग से मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। लाइक इस बार मिष्टी इनिशिएटिव, डेवलपिंग ऑफ द मैंग्रोव्स फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन, जो बजट 2023-24 में पास हुआ था। ठीक है। ये कुछ मेजर्स है जो हम ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिन जो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग इज द नेक्स्ट एडिटोरियल। ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट, let us see what is this editorial about. Why women do not come out to report the sexual misconduct? क्यों ऐसा हो रहा है that women are not coming out to report the sexual misconduct? ये न्यूज आर्टिकल बेसिकली डिस्कस कर रहा है यहाँ पे कुछ एक केस जो एक पीएचडी स्कॉलर का है। शी वॉज डूइंग रिसर्च ऑन हाउ देर इज लेस representation of women in higher education. While doing her research, she faced sexual harassment by her own professor. ठीक है। तो this was ironical and she wrote this statement in her letter when she left her PhD. ठीक है। उसने छोड़ दिया PhD। वाई? एंड वो PhD किस चीज पे कर रही, रिसर्च भी इसी चीज पे था कि वुमन क्यों नहीं है हायर एजुकेशन में, और उसको रीजन भी मिल गया वाई वुमेन आर नॉट देयर इन एजुकेशन। ठीक है। नाउ द आर्टिकल हियर हाइलाइट्स कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का, जिसके अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर उस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जहां पे 10 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज हो। दिस पोश एक्ट, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013, कवर्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यूनिवर्सिटीज को भी कवर करती है, कॉलेजेस को भी कवर करती है। और यहाँ पे ये भी देखना है दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसके रेगुलेशंस आए थे 2015 में। ये जो रेगुलेशन यहाँ पे बात की जा रही है 2015 की रेगुलेशन है। दिस ऑल्सो मैंडेटेड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी इन एवरी कॉलेज। ठीक है। तो अंडरस्टैंड यहाँ पे प्रीलिम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस बार रेप और सेक्सुअल मिसकंडक्ट बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है। और वो भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट एट वर्क प्लेस। हर कॉलेज में एक आईसीसी होनी चाहिए। आईसीसी हर उस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जहां पे 10 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज है। दिस इज डेल्ट बाय पोश एक्ट। क्लियर रखना अपने पास ये चीजें। ठीक है। पोश एक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, बट दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस। अंडरस्टैंड, हर कॉलेज में आईसीसी हो, दिस इज थ्रू द रेगुलेशन विच वाज मेड सेपरेटली आफ्टर 2013 इन 2015। बस ये डिफरेंस याद रखना है, इस डिफरेंस को याद रखना है क्लियरली। ठीक है। अब ये तो हो गया, इसके बाद आपको क्या समझना है दैट दिस न्यूज आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट सम मोर थिंग्स कि वो जो स्टूडेंट थी, जो पीएचडी स्कॉलर थी, उसको छोड़ना क्यों पड़ा। क्योंकि जब उसने कंप्लेंट किया विद द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ऑफ हर कॉलेज, तो उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई। ठीक है। एंड शी सेड कि मैंने 1 महीने कंप्लेंट किया, अगले नहीं अगले महीने मई में मैंने कंप्लेंट किया था, मई 2024 में, जून जुलाई 2024 में मेरी कंप्लेंट सुनी गई थी और उस पर प्रोसीडिंग्स हुई। तब तक मैं कॉलेज छोड़ चुकी थी। अगर ये कंप्लेंट पहले सुनी गई होती और पहले इस पे काम किया होता तो शायद मैं अपना पीएचडी कंटिन्यू कर रही होती। दिस इज समथिंग विच वी कैन
reportedly we can directly use this in our answers, but there is a clue जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया about every college. This is something which can be asked in prelims. ठीक है, rest of this case study can be asked in mains. ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट, इस पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था अराउंड इन दिस पोश एक्ट दैट पोश एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे लैप्सेस हुए हैं, अनसर्टेनिटीज है अराउंड द एक्ट की कंसर्न्स जो इस एक्ट में थे, दैट इज अभी जब हमने इसका स्पोर्ट्स पर्सन्स का जितने भी हमारे पास एथलीट्स थे, चाहे उसमें विनिश फोगाट जो लीड कर रही थी, उनका प्रोटेस्ट भी देखा था, उस टाइम पे भी ये चीज आई थी सामने दैट अराउंड 16 आउट ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो इंडिया में है, दे डू नॉट only 16 have constituted the internal complaints committee and rest are not do not have these complaints committee ICC. वैसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आईसीसी नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, बनाते ही नहीं है, और दैट इज द मेन रीजन। और आईसीसी अगर बना भी लिया तो फिर वो काम नहीं करती है ठीक से, जैसे इस केस में वो कंप्लेंट जो है नहीं सुनी गई है टाइम पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट article is about disaster management only, and this editorial is about the disaster management bill which was presented in the Lok Sabha on 1st of the August 2024. This bill was presented in Lok Sabha. First of all, we will see what is there discussed in the editorial, then we will see some more provisions of this bill. So the bill basically is introduced to highlight the climate induced disasters. क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बिल इंट्रोड्यूस की गई थी। और इस बिल में ये भी बोला गया था दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑलरेडी हैवीली सेंट्रलाइज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसको अगर आप ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहे हो, और ये बिल ये बोल भी रही है, ठीक है, कि अगर ज़्यादा सेंट्रलाइज किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट इज व्हाट दिस एडिटोरियल आल्सो डिस्कसेस, कि सेंट्रलाइजेशन से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमें लोकल लेवल पे लोकल्स को, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा में कोस्टल रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं, उनको पता है सदियों से, सेंचुरी से, कि हमें जो गोवा में फ्लड्स आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, मिटिगेट कैसे करना है, ठीक है, अडाप्ट कैसे होना है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उन लोगों को हमें थोड़ा सा और इक्विप करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी उन लोगों की, कि जो ज्यादा फ्लड्स आ रहे हैं उनको टैकल कर ले। ठीक है, बजाय इसके कि हम उनके लिए एक ऑल टुगेदर नया ही एक अप्रोच लेके आए। ठीक है, जो वहां के लोकल लोग कर रहे हैं उसको हटा ही दें, उसको रिकॉग्नाइज ना करें, दैट इज समथिंग विच वी शुड नॉट डू। सो द बिल प्रपोज्ड the statutory status to pre-act organizations, like यहाँ पे कुछ organizations है जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एंड हाई लेवल कमिटी, which are complicating the chain of action to be followed in case of disasters. Why? Understand this. The bill seeks, सबसे पहला काम क्या कर रही है बिल, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है उसको अमेंड करना है। ठीक है, पहली चीज ये है ताकि हम इफेक्टिवली मैनेज करें डिजास्टर्स को। बिल जो है इट मेक्स प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, पहली चीज बिल बोल रही है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो चीज बनानी है दैट इज अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बिल का बोलना है या बिल में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग पहली चीज जो बनाई जा रही है यहाँ पे, वो एक बॉडी होगी जो अर्बन डिजास्टर्स को टैकल करेगी। ठीक है, पहली चीज ये है, this disaster management authority for urban disasters will be constituted in every district, in every state capital. This is urban disaster management authority. ठीक है, for every
स्टेट कैपिटल। इसके साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं बनाई जाएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं होगी, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। सेम स्टेटमेंट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के ऊपर 2024 के प्रीलिम्स में, उनने यही चीज पूछी थी कि सबसे पहले टेन्योर क्या होगा और कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ पे नहीं। ठीक है, वो बिल। वैसे ही यहाँ पे ये भी याद रखना है दैट दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। द बिल empowers द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू प्रिपेयर डिजास्टर प्लान्स। ठीक है, फॉर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड रेस्पेक्टिवली एट द लोकल लेवल ऑल्सो। इसके साथ साथ इससे पहले जो प्लान्स बना रहे थे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बना रही थी। बिल में कुछ और ऑप्शंस भी है। एनडीएमए को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपॉइंट करे एक्सपर्ट्स को, कंसल्टेंट्स को अपने अकॉर्डिंग। बिल ये भी बात कर रही है टू क्रिएट अ डिजास्टर डेटाबेस। आज के न्यूज़पेपर में डेटाबेस वर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। नेशनल एंड स्टेट लेवल पे हम एक डेटाबेस बनाए कि कहाँ पे कितने डिजास्टर्स आ रहे हैं, कैसे डिजास्टर्स आ रहे हैं, और उनका इंटेंसिटी क्या था, रीजन क्या था, किस रीजन में आए, हर एक चीज, उसकी वजह से कितनी मौतें हुई, प्रॉपर्टी का डैमेज कितना हुआ, ये सब चीजें उस डिजास्टर में हो, उस डिजास्टर डेटाबेस में हो। उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, प्रिपेयर्डनेस क्या करनी पड़ेगी, हमें मिटिगेशन प्लान्स कैसे डेवलप करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें उस डिजास्टर डेटाबेस में हो। बिल में एक की चीज है जो डिस्कस की जा रही है, दैट इज इट विल गिव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू एग्जिस्टिंग बॉडीज। लाइक पहली बॉडी है यहाँ पे नेशनल, जो एडिटोरियल में भी सबसे पहले ही डिस्कस की जा रही है, दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। एंड दूसरी है हाई लेवल कमेटी। ये कमिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बट ये एनडीएमए एक्ट के अंदर नहीं आ रही थी, 2005 वाले एक्ट के अंदर नहीं आ रही थी, बट इस एक्ट के अंदर इनको रिकॉग्निशन मिल गया है। ठीक है, क्लियर यहां तक? दीज वेर सम ऑफ द की जो प्रपोजल्स है इस बिल के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब एडिटोरियल यहाँ पे क्या बोल रहा है, और एडिटोरियल को समझने के लिए हमें ये देखना है दैट एडिटोरियल पोजेस सम की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कि अगर आप देखो, बिल क्लेम्स टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू प्रिपेयर दीज नेशनल लेवल प्लान्स, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, हाउएवर the intended decentralization of functions without necessary financial devolution will create more problems। एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि जो बिल का प्रोविजन है कि आप नेशनल और स्टेट लेवल पे डिजास्टर प्लान्स बनाओगे, वो प्लान्स बनाने के बाद उनको फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी होना चाहिए, उनके पास पैसा भी होना चाहिए कि वो डिजास्टर्स को टैकल कर पाए। अगर आप फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं करते हो, जैसे पीआरआईज का केस है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का केस है, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर आप सेंट्रलाइज ज्यादा कर रहे हो तो फिर एक कंसर्न है सेंट्रलाइजेशन करने का, बिकॉज द बिल विल डाइल्यूट, bill is about to dilute the wording of national disaster response fund because it removes the purpose for which the fund shall be used। ठीक है, अब एडिटोरियल का कहना है कि जो बिल है ये रिमूव कर रही है डेफिनेशन कि एनडीआरएफ को यूज किस लिए किया जाए, बिकॉज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन द एक्सेस सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन फंड्स। पहले भी हमने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की बात की और यहाँ पे भी वही फंड्स की ही बात हो रही है कि अगर कहीं पे डिजास्टर आ गया है, सीवियर डिजास्टर आ गया, अब वहां पे कितने पैसे लग सकते हैं और कितने पैसे लगाए जा सकते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे टेम्पर की जा रही है। ठीक है, द सिवियरिटी ऑफ डिजास्टर मस्ट नेसेसिएट अ प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, बिकॉज अगर आपने रेस्पॉन्स डिले कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। इन द बैकड्रॉप ऑफ लूमिंग क्लाइमेट क्राइसिस वी नीड टू रिविजिट द डिजास्टर्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
restricted definition of disaster, how this bill is restricting the disasters का definition. Disaster का definition, the 15th finance commission which did not find merit in expanding the scope of notified disasters. यहाँ पे notified disasters जो बोले जा रहे हैं, that is जो NDRF के अंदर आते हैं, जिनको फंडिंग मिल सकती है, या स्टेट के डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर आ सकते हैं. साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव. अगर आप यहाँ पे देखो तो हीट वेव यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ठीक है, जबकि अकॉर्डिंग टू दी IMD 536 हीट वेव डेज आ चुके हैं 14 साल में पिछले इंडिया में. तो हीट वेव को भी यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी है. जबकि 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अगर हिमालयन स्टेट्स में होता है तो दैट कैन बी अ सीवियर हीट वेव, ठीक है. इसके साथ साथ कल की डेट में ही अगर आप देखो तो जो हमारे हिमालयन स्टेट्स है, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड दिस हिमाचल प्रदेश स्टेट, दे हैव फेस्ड अ सीवियर हेल स्टॉर्म, जिसकी वजह से वहां का जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, एप्पल्स, ठीक है. देयर इज सीवियर डैमेज इन द मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस हेल स्टॉर्म, ठीक. सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट एडिटोरियल. This editorial is about the unified lending interface, which we already have discussed in the series only. इसी न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हमने यूएलआई को भी डिस्कस किया है इससे पहले. व्हाट इज यूएलआई? मैंने आपको बोला था दैट यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये जैसे हमारे पास यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही यूएलआई भी काम करेगा. क्या होगा इसमें? कस्टमर का डेटा जो है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, उसको डिजिटाइज किया जाएगा. फिर वो डेटा उन लोगों को दिया जाएगा जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेंडर्स को. वो देखेंगे कि हम किस कस्टमर को लोन दे सकते हैं और किस कस्टमर को लोन नहीं दे सकते. जैसे यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है और ये चीज समझने वाली है कि एक फार्मर है ना, और इस फार्मर को अगर लोन चाहिए तो ये फार्मर बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा मेरे पास ना जमीन है, ठीक है, तो मैं 2 एकड़ जमीन के कागजात आपको दे देता हूं एज कोलेटरल, ठीक है, एंड आप उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए का लोन दो. एंड दिस फार्मर इज सेइंग ये जो 2 एकड़ की जमीन है, इससे जो मेरी खेती होती है उससे मेरा हर साल का रेवेन्यू 5 लाख रुपए का आता है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर मैं आपका ये लोन चुका दूंगा, ठीक है, या 3 साल के अंदर अंदर मैं आपका ये लोन चुका दूंगा, तो आप मुझे 3 साल के लिए लोन दे दो 10 लाख रुपए का, ठीक है. बैंक के पास बस एक ही जो की पैरामीटर है वो है कि इसके पास 2 एकड़ की जमीन है. अब ये 2 एकड़ की जमीन से खेती होती है नहीं होती है, कितने साल कितना पैसा बनाया इस खेत ने, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये डेटा बैंक के पास नहीं है. बैंक के पास बस एक इंफॉर्मेशन है कि 2 एकड़ की जमीन है. अब क्या पता वो जमीन बंजर हो, क्या पता उस जमीन में सैलिनिटी ज्यादा हो, क्या पता वो जमीन किसी काम की ही ना हो, ठीक है. तो ये सारे पैरामीटर्स को समझने के लिए दिस इज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. या क्या पता इस फार्मर के पास और भी जमीनें हो और इसने सारी की सारी जमीनें कोलेटरल रख के लोन ले लिया हो हर जगह का, ठीक है, और इसने बहुत सारे और लोन्स जो है डिफॉल्ट कर लिए हो आज तक. अंडरस्टूड? देयरफॉर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो यहाँ पे बनाया गया था, उसी के द्वारा ये चीज, ये कॉन्सेप्चुलाइज हुआ है कि हम ये चीज करने वाले हैं, एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सिस्टम लाने वाले हैं. और यूएलआई एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाएगा जिसमें बहुत सारे बैंक्स, सारे लेंडर्स, यूजुअली सारे लेंडर्स, चाहे वो बैंक्स हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे. और जितने भी लोगों को लोन चाहिए होगा वो लोग अपना फाइनेंशियल डेटा उनको अलाउ करेंगे, कंसेंट दे देंगे कि इनके पास हमारा फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा चला जाए लेंडर्स के पास. जो ही जाएगा, लेंडर्स खुद आके चेक करके ये देखेंगे कि किसके पास ये एवेन्यूज है कि वो इस बंदे को लोन दे सकता है. पर्टिकुलर चीजें, फॉर एग्जाम्पल इस फार्मर के पास ये 2 एकड़ की जमीन है. अब यहाँ पे 3 लेंडर्स है जिनके पास ये इंफॉर्मेशन चली गई.
ठीक है, कि ये जो फार्मर है इसके पास 2 एकड़ की जमीन है और इसने ऑलरेडी 3 लोन्स ले रखे हैं, छोटे छोटे, 2-2 लाख रुपए के। अब ये और चाहता है कि इसके पास 10 लाख रुपए का और एक लोन आ जाए। तो 3 लेंडर्स यहाँ पे है। एक बंदा बोल रहा है कि मैं 20% इंटरेस्ट पे दूंगा, बट 10 लाख रुपए नहीं, 8 लाख रुपए दूंगा। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं 14% इंटरेस्ट पे दे दूंगा, ठीक है, मैं 14% इंटरेस्ट पे दे दूंगा आपको लोन, बट नॉट नेसेसरली दैट आई विल गिव यू द एंटायर अमाउंट। So with this example, we should understand that bilateral this banks now will have the option कि वो कितना लोन और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर कर सकते हैं इस बंदे को, बिकॉज दिस पर्सन हैज गिवन देम द एक्सेस to his financial and non-financial data. That is all about ULI, that is Unified Lending Interface by RBI। फर्दर हमने इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस कर रखी है और इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो हमें समझनी है। जैसे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करने की बात की जा रही है और एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट विच वाज नाउ ब्रांडेड एज यूएलआई। ये जो प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10 अगस्त को आरबीआई लेके आई थी पिछले महीने में। नाउ इट इज बीइंग जो है ब्रांडेड एज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ठीक है। फर्दर यहाँ पे एक और पायलट प्रोजेक्ट होगा, जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स ऑफ लेस देन 1.6 लाख रुपीज, जो लास्ट टाइम सितंबर 2012-22 में स्टार्ट हुआ था पायलट प्रोजेक्ट, वैसे ही हम यूएलआई को भी पायलट प्रोजेक्ट पे लेके आने वाली है आरबीआई। डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल समझते हैं। और नेक्स्ट एडिटोरियल और नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली इज अबाउट प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जाने वाले हैं कहाँ पे, ब्रूने। ब्रूने और सिंगापुर दोनों जगह जाएंगे। और यहाँ पे समझना ये है दैट मिस्टर मोदी इज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट और टू मेक अ बाइलेटरल विजिट टू ब्रूनाई। ब्रूनी में इससे पहले मनमोहन सिंह जी गए थे 2013 में, और हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे 2016 में, तब गए थे। इन दोनों के विजिट के बाद नाउ मिस्टर मोदी विल बी द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू मेक अ बाइलेटरल विजिट देयर, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर हम अभी देखें तो आर प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है, जिसमें रशिया आ गया, यूक्रेन आ गया, है ना। एंड रिसेंटली हमने जो टॉक्स है, बांग्लादेश में भी क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ पे भी टॉक्स हो रहे हैं, ऑल्दो दैट इज बैक्सनल डिप्लोमेसी, बट हाँ चल रहा है। इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो बीन एंगेजिंग विद श्रीलंका, मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में अभी हमने देखा दैट जयशंकर जी का विजिट हुआ था मॉलडीव्स, ठीक है, गए थे वो लोग अभी रिसेंटली। इसके बाद हमें ये भी समझना है दैट नाउ प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक सिंगापुर एंड ब्रुनाई। तो यहाँ पे जो मेन क्रक्स निकल के आ रहा है दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, एट इंटरनेशनल स्फेयर। समझना यह है कि अभी जब मोदी जी यूक्रेन गए थे और उससे पहले रशिया गए थे, तो वहां से वापस आने के बाद उन्होंने यूएसए के साथ भी, बाइडेन के साथ एक फोन कॉल पे बात की, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है एक रोल ऐसा प्ले कर रहा है दैट इट ट्राइज टू बी अ मीडिएटर in the global north, and it tries to establish or re-establish its position as a voice of the voiceless or small island nations in the Pacific Ocean और इंडो पैसिफिक में जो है इंडिया एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है दैट इट इज री एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज द वॉइसलेस, एज द वॉइस फॉर वॉइसलेस नेशंस। जो आर्टिकल में यहाँ पे चीजें डिस्कस की गई है दैट इज इंडिया का जो अप्रोच है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया को लेके, इट इज अबाउट द बिल्डिंग टाइज। एंड द एजेंडा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का होगा यहाँ पे ब्रुनेई के विजिट में विल बी
एक तो 2 नेशन का टूर होगा और 2 वीक्स का टूर होगा ये। और यहाँ पे वो मिलेंगे सुल्तान के साथ, जिनका नाम है सुल्तान हसन अल बुल्खाई और हसन अल बोल्किया, जिनका नाम है, जो ब्रुनेई के सुल्तान है। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग और लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क हैं ब्रुनेई के। और ब्रुनेई के साथ हम एक एमओयू भी साइन करने वाले हैं, जो हमने लेटर अभी इससे पहले किया था साइन, एमओयू एक स्पेस के ऊपर 2018 में। और इस बार हम स्पेस पे करने वाले हैं। इससे पहले हमने सैटेलाइट ट्रैकिंग पे साइन किया था। सिंगापुर में जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज द लॉरेंस वोंग, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और वहां पे भी हम कुछ एमओयूज साइन करने वाले हैं और 4 एग्रीमेंट्स साइन होने वाले हैं सिंगापुर के साथ। वन इज ऑन सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर एंड स्किलिंग। सिंगापुर इंडियाज 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड सिंगापुर आसियान कंट्रीज में से लार्जेस्ट पार्टनर है। और ब्रूनी जो है हैज द लोवेस्ट ट्रेडिंग फिगर्स विद इंडिया, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग बोथ द नेशंस एंड प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग बोथ द नेशंस। इसके बाद हमें यह भी याद रखना है दैट सिंगापुर इज ऑल्सो द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो इंडिया में आ रहा है वो सिंगापुर से ही आ रहा है। इसके साथ हमें यह भी याद रखना है दैट इन 2009 ASEAN ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट और AITGA जो एग्रीमेंट था फॉर सेवरल इयर्स वाज साइंड फॉर रिड्यूसिंग द टैरिफ्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड Singapore trade. Further, we will also see that India with this visit will re-establish its position in Indo-Pacific Circle. And this Indo-Pacific Circle जो पूरा है Indo-Pacific Circle, it is surrounded by many countries like Indonesia, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, ठीक, इस साइड में वियतनाम। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इंटरवीन एंड दिस रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, डन, यहां तक ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एंड देर इज एन प्रपोजल कि हम यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन भी करेंगे और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने वाले हैं यहाँ पे सिंगापुर के साथ। ठीक है, इसके बाद जो कि हम पॉइंट्स याद रख सकते हैं अबाउट साउथ ईस्ट एशिया आर दी साउथ ईस्ट एशिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देखती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर आप देखो तो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है इंडोनेशिया, वियतनाम एंड फिलीपींस। ठीक है, फर्दर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेके डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं अभी तक बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे साउथ कोरिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था अपनी पॉलिसी अबाउट इंडो पैसिफिक। साउथ कोरिया ने रिलीज किया हुआ है, जापान ने रिलीज किया हुआ है, ठीक है, और यूएसए ने रिलीज किया हुआ है अबाउट देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ASEAN इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरम इन दिस रीजन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके साथ साथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप इन योर माइंड, दैट इज दिस द जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो पहली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है टू सी द पुश फॉर थिएटर कमांड्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हमें याद रखने हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में ही अभी एक चीज होने वाली है जिसका नाम है जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। ये जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? लखनऊ में होगी। ठीक है, और इसके साथ ये भी याद रखना है दैट ये जो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले 4 नए जॉइंट लॉजिस्टिकल नोड्स एस्टैब्लिश होने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे होंगे? लेह, सिलीगुड़ी,
और चिकन स्नैक कॉरिडोर, सुलूर और प्रयागराज। प्रयागराज यूपी। ये चार नए JLN, दैट इज जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स, एस्टैब्लिश होने वाले हैं। इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी 3 है जो एग्जिस्टिंग है, जॉइंट लैंडिंग नोड्स। ठीक है, जॉइंट लॉजिस्टिकल नोड्स। व्हाट आर दीज जॉइंट लॉजिस्टिकल नोड्स? आई विल एक्सप्लेन। वन इज इन मुंबई, अनदर इज इन गुवाहाटी एंड थर्ड इज इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तीन चीजें और चार और तीन सात ऐसे हमारे पास जॉइंट लॉजिस्टिकल नोड्स है। यहाँ पे होता क्या है, आर्मी नेवी डिफेंस के जितने भी फोर्सेस हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये लोग का एक ऐसा एक सेंटर बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे इनकी एमिनेशन, सिक्योरिटीज, इनकी नेसेसिटीज, इनकी फैसिलिटीज सब अवेल कराई जाए सबके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इनको साइलोज में ट्रीट करें कि नेवी का अलग ही काम चल रहा है और आर्मी का अलग काम चल रहा है, नहीं। जॉइंट लॉजिस्टिकल नोड्स इसीलिए एस्टैब्लिश होते हैं। फर्दर हमें यह भी देखना है दैट देर आर 3 थिएटर कमांड्स। 2 थिएटर कमांड्स हमने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए बनाए हैं और एक हमने मैरीटाइम के लिए बनाया है फॉर द कोस्ट लाइन, एंटायर कोस्ट लाइन। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, ये जो तीनों थिएटर कमांड्स है एंड द वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों थिएटर कमांड्स के हेड्स और वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चार लोग, इनके जो ऑफिसर्स होंगे जो इनको हेड कर रहे हैं, दे आर 4 स्टार ऑफिसर्स। ठीक है, दे आर 4 स्टार ऑफिसर्स एंड दे आर अकिन टू द 3 सर्विस चीफ्स एंड सिमिलर टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो समझना है रैंकिंग इनकी। ठीक है, रैंकिंग को याद रखेंगे। पहला, एक तो 3 थिएटर कमांड, इनके जो चीफ्स होंगे, वाइस ऑफ और द वाइस चीफ डिफेंस स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद हमारे जो 3 सर्विसेज के चीफ्स है एंड जो हमारे CDS है, ये 4 लोग जो होंगे, ये चारों के जो हेड्स होंगे, ये जो चारों हेड्स है, एक तो 3 थिएटर कमांड्स वाले हो गए, एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए, 4, 3 सर्विसेज के चीफ्स हो गए और चौथा CDS हो गए, 4 4 8 जो ये रैंक्स है, 8 के 8 रैंक्स के जो हेड्स है, उनके जो हेड्स है उन वो होंगे 4 स्टार ऑफिसर्स। रिमेंबर दिस थिंग। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पिछले साल ही UPSC ने ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, और एक नहीं, 4 क्वेश्चंस आए थे डिफेंस से। 4 क्वेश्चंस, नॉट एन इजी जोक, 8 मार्क्स। ठीक है, जिसका एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना उनमें से, जिसने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया, वो गया आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो रिमेंबर दीज की पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक, चलो, एंड आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। हाँ, इतना ही था आज के डिस्कशन में। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर। बेस्ट ऑफ लक।